Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Aliverse। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जनरल नॉलेज में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि कैटेगराइज कर दूँ। उनमें से जो एक जनरल नॉलेज का टॉपिक बनता है वो जीके में ऑर्गेनाइजेशंस का है। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, उनमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। इससे मुतल्लिक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो इसकी एजेंसी के बारे में हो या किसी और चीज़ के बारे में हो, तो उसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक है वो मैं आपको इस हिसाब से करवाऊंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको वन पेपर के लिहाज से नहीं, बल्कि सीएसएस का जो या पीएमएस का पेपर है उसका भी जो टॉपिक है वो आपका एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो। एसए के अलावा आपका पाक स्टडी में भी ये पोर्शन है, तो मैं हर लिहाज से इसको ब्रॉडली टच करने की कोशिश करूँगा ताकि इसमें से कोई पॉइंट मिस ना हो और आपकी इससे प्रॉपर तैयारी हो जाए। तो एमसीक्यूज़ ना बनाने की बजाय मैं इसको जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके ये बनी क्यों है, इसकी वजह क्या थी, इसके फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो कौन कौन से थे, या इसकी जो डिटेल है वो सारी मैं वो इसमें डिस्कस करूंगा। इसके पर्पज़ को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो है वो नेशंस में, कौमों में जो सिविलाइजेशन थी उनमें लड़ाई होती थी, लेकिन उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं था क्योंकि जो लोग मैदान जंग में थे उन्हीं का तलवार सर ले सकती थी। लेकिन 19वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी आई, वर्ल्ड वार 1 हुई और उसके नतीजे में लोगों ने देखा कि 40 मिलियन के करीब जो हैं लोग इससे मुतासर हुए हैं। और वो लोग नहीं जो मैदान जंग में थे, बल्कि वो लोग भी जो बच्चे, बूढ़े, औरतें अपने घरों में थीं, वो भी मुतासर हुए थे इससे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है इसके बारे में जो इसकी रोकथाम के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की जो है थोड़ी बहुत बात चलने लगी कि यूनाइट करें नेशंस को और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। लेकिन एक काम हुआ, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई जो कि सितंबर 2 1945 को जो है वो ख़त्म हुई। और उसके बाद नेशंस ने सोचा कि अब जो है हमें पीस चाहिए, दुनिया में सुकून चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो है यूएन का एक चार्टर दिया और नेशंस को जो है वो यूनाइट करने की कोशिश की कि अब जो है हम जंग नहीं चाहते। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है 75 मिलियन पीपल, 7.5 करोड़ लोग लुकमा अजल बने थे। और ये किस वजह से थे कि एक हिटलर जो था उसकी ईगो थी, उसकी अना की वजह से इतने लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी इसकी एक वजह थी, लेकिन वो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये ईगो क्लैश था या जो भी था, लेकिन 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम जंग नहीं चाहते, दुनिया में अब जंग की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। एक बार दुनिया की सारी आबादी रुक गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो है अब हमें पीस प्रोसेस कोई करना होगा, यानी नेशंस को यूनाइट करना होगा। कीपिंग पीस, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस और इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। उसके अलावा एक हार्मोनाइज करने के लिए नेशंस को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना कि वो एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें, बातचीत कर सकें। तो उसके लिए इसको यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। बैकग्राउंड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ चार्टर ऑफ यूएन और स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक। जोसेफ स्टालिन रशिया उसके प्रेसिडेंट हैं, फ्रैंक डी रॉजवेल्ट जो हैं ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और विंस्टन चर्चिल जो हैं ये यूके के। ये ईरान में जो है एक दूसरे से मिले और उन्होंने अक्टूबर 1943 के गिर्द जो है वो एक प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज़ किया कि हम नेशन को यूनाइट करने के लिए जो है हम कोशिश करें। ये आप याद रखिएगा कि 1939 से 1945 के बीच ये जंग चली, और उसी के दौरान 1943 में ईरान में ये मिले कि अब जो है बहुत नुकसान हो रहा है। 5 साल ये जंग चलती रही, उसके दौरान ये मिले, तो इसका जो है इन्होंने प्रपोजल सामने रखा। 26 जून 1945 में 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साइन किए। अब 15 अक्टूबर जो था 1945 उसको पोलैंड ने साइन किए, और इस तरह 51 जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे इसके 1945 में जो यूनाइटेड नेशन को बना रहे थे। अब ये जो रेड में है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि 51 फाउंडिंग मेंबर है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जितनी भी जो हाईलाइटेड आएंगे वो सामने आगे आपके साथ चीज़ें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो है मैं डिस्कस करता जाऊँगा, लेकिन इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। अच्छा जी, 50 कंट्री जो है वो उसके बाद इकट्ठे हुए और सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक ये जो है इनकी 2-3 माह जो है ये कॉन्फ्रेंस चलती रही इसके बारे में।
और 4 माह के बाद जो है सैन फ्रांसिस्को में ये कॉन्फ्रेंस एंड हुई और यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो कह लें कि आप क्रिएट हुई। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 हैं, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। ये जो है 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लैंग्वेज का पूछा जा सकता है और कितनी है ये पूछा जा सकता है। बॉडीज़ की अगर बात करें, इसके मेन जो इसकी बॉडीज़ हैं वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो है सेक्रेटरीट। ये आपने याद रखना है कि ये 6 इसकी बॉडीज़ हैं और इनके आगे आगे क्या काम होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जनरल असेंबली जो है ये मेन इसकी डेलिब्रेटिव या पॉलिसी मेकिंग जहाँ पे होती है या जहाँ पे मेंबर जो हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके वो रिप्रेजेंटेटिव वो वहाँ पे मिलते हैं यूनाइटेड नेशन में। 3 सितंबर को हर साल जो है इसका सेशन होता है जनरल असेंबली का और सितंबर में जो है वो चलता रहता है। उसके बाद इसमें जो है नया मेंबर अगर कोई कंट्री ऐड करना है, क्योंकि सारी दुनिया तो इसमें ऐड नहीं है, इसमें 193 के करीब मेंबर हैं, तो अगर कोई नया मेंबर ऐड करना है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं यूएनएससी उसके जो 15 जज होते हैं वो कौन होंगे, सस्पेंड कौन से मेंबर को करना है और सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे वो सस्पेंड होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जनरल असेंबली जो है वो अप्रूव करती है बजट यूनाइटेड नेशन का और ये भी बताती है कि हर कंट्री को कितने पैसे पे करने पड़ते हैं यूएन में। वो आगे मैं बताऊंगा इसकी जो फाइनेंस की जो डिवीज़न है वो किस तरह से होती है, तो वो भी इसी में डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और इसमें 193 स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स। इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, यानी दुनिया की ज़ाहिर सी बात है सारे कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं यहाँ पे हैं, तो इसकी जो है एक डेफिनेशन और है, उसको कहते हैं जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट। हेड क्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करूं तो सिक्योरिटी काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबल है कि यूएन का जो चार्टर है उसके अंडर पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखना है उन्होंने। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में याद रखना है कि 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें 5 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए हैं और इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है कि इनमें से अगर 5 में से कोई एक कंट्री भी कह दे कि ये काम नहीं करना या किसी एक प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दे तो उसको वीटो पावर कहते हैं, कि यानी उस एक की वजह से भी वो प्रपोज़ल आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, उस बात पे अमल नहीं किया जा सकता, यानी 5 की मंजूरी ज़रूरी है। तो इन 5 के पास वीटो पावर है, किसी बात को इनकार करने के लिए या रद्द करने की पावर है। जो बाकी हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें से 5 जो है वो अफ्रीका और एशियन स्टेट से लिए जाते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से और 2 जो हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से लिए जाते हैं। जो 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे वो 1965 के पहले थे और 1965 के बाद ये नॉन परमानेंट मेंबर की जो अरकान की तादाद है वो 10 कर दिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद रखना है आपने। और इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी अगर बात करूं सिलेक्शन की, 193 मेंबर में से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी अगर आपने नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट होना है। चेंज होते हैं ये ग्लोबली और सिलेक्ट करते हैं 2 साल के टर्नओवर के लिए और 1 जनवरी जो है उससे ये स्टार्ट होते हैं और उस साल के एंड तक चलते हैं। जो पहले 5 होते हैं यानी 5 रिप्लेस होते हैं और अगले साल फिर 5 रिप्लेस होते हैं। 10 के 10 एक ही बार रिप्लेस नहीं होते, जिस तरह हमारा सेनेट का इलेक्शन होता है, आधे अरकान एक इलेक्शन में और आधे अरकान उससे अगले इलेक्शन में चेंज किए जाते हैं। इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है सिक्योरिटी काउंसिल की वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी ABC की तरतीब में होती है और 1 मंथ के लिए होती है। इसका हेड क्वार्टर भी जो है न्यूयॉर्क सिटी USA। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये डिस्प्यूट जो हैं वो कंट्रीज़ के दरमियान उनको रिजॉल्व करती है और ज्यूरिसडिक्शन कानून साजी के मामला उनको देखती है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी जो मसला था वो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वो कब लेके गया था इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कश्मीर का मामला। तो याद रखना है कि ICJ जो है डिसाइड करती है डिस्प्यूट स्टेट्स के दरमियान और उनकी कानून साजी करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है 15 जजेस हैं और ये इलेक्ट करती है UN जनरल असेंबली ही। 9 ईयर के टर्म के लिए इसके जो 15 जजेस हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है सिर्फ वाहिद एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग नेदरलैंड में है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूयॉर्क में सभी क्यों है और एक हेग में क्यों है।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक वर्ड और सोशल से ज़ाहिर होता है कि ये इकोनॉमिक और सोशल और इन्वायरमेंटल इशू जो हैं उनको डील करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड रिगार्ड इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर, यानी दो स्टेट्स हैं या उनके दरमियान जो सोशल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं ये। इसमें 54 मेंबर्स हैं। इसमें भी जनरल असम्बली के थ्रू ही उनको इलेक्ट किया जाता है और ओवरलैपिंग होती है 3 ईयर के टर्म के बाद। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये वन ऑफ द मेन आर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसको टास्क दिए गए थे कि सुपरवाइज़ करना है और एडमिनिस्ट्रेट करना है उन टेरिटरीज़ को जिनके केसेस चल रहे हैं। इसका अगर मेन बात करूं, पर्पज़ ये था कि जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो जिनके पास अपना स्टेट नहीं है या जो दरबदर हैं, उनकी प्रोग्रेस और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना। ट्रीटीशिप काउंसिल जो है ये 5 परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के, वही इसके मेन मेंबर थे। ट्रीटीशिप काउंसिल जो है वो 1 नवंबर 1994 को जो है वो सस्पेंड कर दी थी, क्योंकि जो आखिरी इंडिपेंडेंस हुई थी पहलवा की, उस स्टेट के बाद इसको ख़त्म कर दिया था। इसकी जो मीटिंग थी वो 25 मई 1994 के बाद वो अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया गया कि हर साल की अब एनुअल मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ओकेजनली रिक्वायर्ड हुई तो उसके लिए मीटिंग हो सकती है। सेक्रेटरीट जो है, सेक्रेटरी जनरल और उसके नीचे जो हज़ारों लोग काम करने वाले होते हैं और डे टू डे वर्क करते हैं जो यूनाइटेड नेशन के हवाले से, उसकी सारी बॉडीज़ के लिए वो सेक्रेटरीट में आते हैं। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट होता है जनरल असम्बली के थ्रू, और रिकमेंडेशन उसकी जो होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। वो 5 साल के लिए सेक्रेटरीट होता है और ये रिन्यूएबल टर्म है, यानी वो दोबारा भी जनरल असम्बली का जो है वो सेक्रेटरी जनरल बन सकता है। सेक्रेटरी जनरल जो है इज़ आल्सो सिंबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडियल। एक एडवोकेट होता है ये वर्ल्ड के सारी दुनिया के लोगों का, और ख़ास तौर पे जो गरीब हैं और जो कमज़ोर अफराद हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसमें जो है, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये जो इसका ग्लोब है ये नॉर्थ पोल से इसकी जो है वो पिक्चर ली गई है, यानी जो शो कर रहे हैं हम ग्लोब को वो नॉर्थ पोल है, और ये एम्बोडाइज है इन बिटवीन ऑलिव ब्रांचेस। तो ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा गया है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये उनकी पिक्चर्स हैं और उनका टेन्योर है। इसमें आप याद रखेंगे कि पहले कौन थे और करंट सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लेन में जो है एयर क्रैश में कौन डाइड किए, तो वो डैग हैमरजॉर्ज। और उसके बाद पहले सेक्रेटरी जनरल एशिया के थे यूथेनेंट, और साउथ अमेरिका की तरफ से थे जेवियर पेरेस डी क्योलर। अफ्रीका की तरफ से बोतरस गैली। जो कोफी एनन थे वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने अपने 2 टर्म कंप्लीट किए। तो ये इंपॉर्टेंट, इनके हवाले से इस तरह से पूछा जा सकता है। यूएन की जो फंडिंग की बात करें तो इसका असेसमेंट की जाती है कि कितना फ़ंड है, कितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद ये टोटली किसी एक कंट्री पे उसको डिपेंड नहीं करते कि सारा फंड वही देगा। लेकिन जो इसके मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ब्राज़ील और यूएसएसआर हैं। उसके अलावा भी अगर कोई वॉलंटियरली देना चाहे फ़ंड तो वो दे सकता है। तो आप देखें तो सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूटर है वो यूएसए है। इसी वजह से इसके जो 6 बॉडीज़ हैं उसमें से जो एक आईसीजे है वो सिर्फ एक नेदरलैंड में है। उसके अलावा सभी जो इसके बॉडीज़ हैं सभी की सभी यूएसए यानी न्यूयॉर्क सिटी में ही हैं। एजेंसीज इसकी डिफरेंट हैं, इनको आपने सिर्फ देख लेना है। इनके नाम की एब्रीवेशन पूछी जा सकती है और कब बनी है ये वो पूछा जा सकता है। उसमें यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएन हैबिटेंट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम नायरोबी कीनिया। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में नायरोबी कीनिया में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में है यूएसए, और 1946 को ये बनाई गई। यूएनएफपीए ये न्यूयॉर्क सिटी में है, 1967 में बनी। वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग ये रोम इटली में है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी FAO, ये इनकी भी एब्रीवेशंस और इनके मेंबर वगैरह का पूछा जा सकता है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 194 मेंबर्स हैं, रोम इटली में है, 1945 में बनी। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा, 1947 में बनी। IFAD इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रोम इटली, 1977 में बनी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके 186 मेंबर हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी ILO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है।
जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है 1919 में। एज़ यू कैन सी, तो वर्ल्ड वार 1 जो है उसके फ़ौरन बाद एक जो था वो ILO बनाई थी उन्होंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो जंग के दौरान जो तबका है जो मज़दूरी के लिए बच गया है लोगों के लिए, उनकी कफ़ालत की जाए उसके लिए ILO बनाई थी। या फिर इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल की थी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 मेंबर और वाशिंगटन DC USA में है। 1945 में जो है इसको बनाया गया था। IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK 1958। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनीवा स्विट्ज़रलैंड 1947। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 195 मेंबर हैं, पेरिस फ्रांस में है, 1946 में बनाई गई। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना ऑस्ट्रिया में है, 1967 में बनाई गई। UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन 1974 में बनाई गई। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बैरन स्विट्ज़रलैंड 1947 में बनाई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 194 मेंबर हैं, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में 1948 में बनाई गई। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड 1967। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड 1950। इस तरह वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसके 189 मेंबर हैं, वाशिंगटन DC USA 1944 में बनी। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ज़्यादा आपने फोकस करना है वन पेपर के लिहाज से, इनकी एब्रीवेशन और इनके मेंबर जो हैं। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो हैं 194 हैं, ठीक है। डेट्स वगैरह अगर आप ना भी करें तो चल जाएगा काम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल है। लेकिन आपको मकसद ये है इनका बताना है कि ये सब अगर आप कहीं देख लें तो आपको पता हो कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स हैं, ये सभी किसी ना किसी तरह से ILO भी है, इवन वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन जो है उससे एसोसिएट करते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था इसे 1948 में, प्यू बॉय 1950 में और नोबल पीस प्राइज़ 2001 ये मिला था कोफ़ी एनन को। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान और यमन जो हैं उन्होंने इकट्ठे 30 सितंबर को 1947 को जो है इसको ज्वाइन किया था। इजिप्ट, सीरिया, टर्की इन्होंने UNO जिस दिन बनी थी उसी दिन इसको ज्वाइन किया था। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो थे वो फर्स्ट पाकिस्तानी UN जनरल असम्बली प्रेसिडेंट थे। फ़लस्तीन और वेटिकन सिटी इसके ऑब्ज़र्वर में से हैं। और कोसोवो, वेस्टर्न सहारा, ताइवान, नॉर्थ साइप्रस, अबाक्सिया एंड साउथ ओस्टिया ये जो हैं आर नाइदर ऑब्ज़र्वर एंड नॉर इट्स मेंबर। साउथ सूडान जो है, क्योंकि ये खुद 2011 में जो है वो आज़ाद हो रहा है, तो ये इसका रिसेंटली ज्वाइन UN मेंबर हुआ है साउथ सूडान। आई होप आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे OIC जो है, उसके अलावा सार्क और जितने भी यूरोपियन यूनियन जितने भी होंगे वो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी था और बाकी जो वीडियोस हैं वो इससे कम ही होंगी, शॉर्ट ही होंगी, तो वो मैं इजी फॉर्म में वो भी आपको करवाता जाऊँगा। तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो ये UN का वो टॉपिक है जिसके बाद आपका इंशाल्लाह कोई पॉइंट रहता नहीं होगा। ये मैंने इसको बड़ा कंसाइजली कंप्लीट किया है कि इसमें सारा कुछ कंप्लीट भी हो जाए और ये कम से कम जो है वो ड्यूरेशन में तैयार भी हो जाए। तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। आई होप आपको समझ आई भी होगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।